Hello friends, hope you all are fine and doing well. Now what are the different causes of epilepsy? Epilepsy के क्या causes है? ये क्यों होता है? So what are the different causes of epilepsy? देखो जब unidentified causes रहेंगे, जब पता नहीं रहेगा क्यों हो रहा है epilepsy, क्या रीजन है इसका, तो उसे कहेंगे हम आइडियोपैथिक. इसके जेनेटिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं. सो ये हो गया नंबर एक प्राइमरी या फिर आइडियोपैथिक एपिलेप्सी. और जब हमें कॉज पता होता है, कोई अंडरलाइन कॉज है, कोई बैकग्राउंड है, तो उसे कहेंगे हम सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी, सेकेंडरी और सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी. सो आइडियोपैथिक कम से कम 72% लोगों के अंदर आइडियोपैथिक होती है and can be determined in 28% of the cases. Causes can be determined. So what are the different causes? Inherited, acquired, trauma, neurosurgery, inflammation of the brain, meningeal inflammation, metabolic reasons, metabolic imbalance, infections, tumor, toxic disorders, or different drugs. Congenital, inborn error of metabolism, withdrawal of drugs. अचानक कोई ड्रग, यानी एपिलेप्सी की ड्रग भी कोई बंदा ले रहा है, तो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर ये है कि जब ड्रग्स ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको एकदम एब्रप्टली बंद नहीं करते, है ना. अगर एब्रप्टली एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया जाए, इट मे लीड टू द स्टेटस एपिलेप्टिकस, इट मे लीड टू द एपिलेप्टिक अटैक. उसे कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस. तो धीरे धीरे डोज बंद करके धीरे स्लोली क्या होता है कि ड्रग ट्रीटमेंट को स्टॉप करना पड़ता है. ये विड्रॉल ऑफ ड्रग, अल्कोहल, बार्बिटूरेट्स, एंटी एपिलेप्टिक, बेंजोडायजेपाइंस, ये ड्रग को अचानक अगर बंद करें तो एपिलेप्सी जो है, एपिलेप्टिक अटैक जो है आ सकता है. सो जब अननोन कॉज है तो उसे कहते हैं प्राइमरी एपिलेप्सी या फिर आइडियोपैथिक एपिलेप्सी. और जब कॉज पता है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर पता है, किसकी वजह से प्रेसिपिटेट हुआ है एपिलेप्सी, तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी एपिलेप्सी और सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी. सो हाउ द एपिलेप्सी कैन बी क्लासिफाइड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी. देयर आर जनरलाइज्ड सीजर एंड पार्शियल सीजर, है ना. So what are the generalized seizure and what are the partial seizure? I will explain you. So types of generalized seizure, it may be tonic clonic, grand mal epilepsy भी कहते हैं उसको, grand mal seizures, absence seizure, petit mal epilepsy, generally children में होता है ये, atonic seizures and myoclonic seizure. ये types हो गए 1, 2, 3, 4. Those are the types of generalized seizure. दूसरा टाइप है आपका partial seizure. Partial seizure, simple partial seizure, complex partial seizure. ये मेन दो टाइप है. Then secondarily generalized seizures भी हो सकते हैं. Now what is generalized seizure? Generalized seizure के अंदर क्या होता है, जनरली द ब्रेन का जो वाइड एरिया, बड़ा रीजन है ना, मैक्सिमम एरियाज ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड, है ना. इफ द एंटायर सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द सीजर फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द सीजर, द सीजर इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी जनरलाइज्ड. यानी फोकल एरिया जो है, ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ब्रेन, मैक्सिमम एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व्ड, है ना. तो जनरलाइज पूरा स्कैटर्ड हुआ है. द एबनॉर्मल फायरिंग है न्यूरॉन्स का, एबनॉर्मल एक्साइटेशन जो है वो क्या हुआ है, और स्प्रेड हुआ है पूरे ब्रेन के कॉर्टिकल रीजन में, इसलिए उसे कहते हैं जनरलाइज्ड सीजर. दूसरा होता है पार्शियल, उसे फोकल सीजर भी कहते हैं, है ना. एक एरिया का फोकस, यहाँ पर जो पार्ट है वहां पर एक उतने एरिया के अंदर लिमिटेड है. व्हेन द सीजर बिगिंस इन अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन, अगर ये स्टार्ट होता है एक लोकलाइज्ड एरिया में, इट इज डिफाइंड एज पार्शियल, कॉर्टिकल रीजन, देखो इतने एरिया के अंदर. सो इट इज नोन एज द पार्शियल सीजर. नाउ डिफरेंट टाइप्स. जनरलाइज्ड सीजर के कौन सा टाइप हम डिस्कस किए थे, टोनिक क्लोनिक, है ना, ग्रैंड माल एपिलेप्सी. This tonic clonic or the grand mal epilepsy is the most dramatic and is the most dramatic epileptic attack, characterized by a sudden loss of consciousness, generally एकदम unconscious होने का patient, accompanied by tonic extension. यानी क्या होता है, टेंशन. टोनिक का मतलब है टेंशन और क्लोनिक का मतलब है अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जैसे शिवरिंग में अंदर जैसे कांपता है बंदा ना, तो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वो होता है क्लोनिक. और सिर्फ टोनिक है तो टेंशन होगा, बॉडी पूरा टेंस हो जाएंगी, है ना, टेंशन प्रोड्यूस होगा बॉडी के लिम्स के अंदर. सो बाय टोनिक एक्सटेंशन एंड रिदमिक क्लोनिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक क्लोनिक कंट्रैक्शन ऑफ ऑल मेजर मसल ग्रुप. द ड्यूरेशन ऑफ सीजर इज यूजुअली 1 to 3 minutes. 1 से 3 मिनट के अंदर ये आकर चले जाएगा. द सीजर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ग्रैंड माल. नेक्स्ट वन, अब्सेंस सीजर, सडन एंड ब्रीफ, एकदम सडन प्रोड्यूस होगा लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, several seconds in duration. Losses of consciousness without muscle movement. Thus, seizures are often described as daydreaming or blanking out episodes. A common term for these seizures is petit mal, है ना. जनरली बच्चों के अंदर होता है, चिल्ड्रन के अंदर होता है. Absence जैसे कि बंदा क्या है, देखते रहेगा, है ना. That is one without blinking about 30 seconds, एक जगह पर एक साइड में एक एरिया पे देखते रहेगा, ब्लिंकिंग नहीं होंगी, है ना. बाद में फिर अचानक उसे याद भी नहीं आएगा क्या हुआ मेरे साथ, अब्सेंस में चला जाएगा, अब्सेंस माइंड हो जाएगा. तो ये हो गया आपका अब्सेंस सीजर. Next one, the atonic. The patient loses consciousness and muscle tone. खड़े खड़ा पोस्चरल कंट्रोल नहीं रहेगा, खड़ा खड़ा गिर जाएगा, है ना, पोस्चरल कंट्रोल नहीं रहेगा वहां पर. अच्छा, जो पहले डिस्कस किया था हमने आपका जो टोनिक क्लोनिक,
सीजर ग्रैंड mal epilepsy का, इसके अंदर कभी कभार फ्रोथिंग भी होगा, माउथ के जो फेस वगैरह आता है फ्रोथिंग वगैरह भी हो सकता है और झटके आते हैं ना। अटोनिक, द पेशेंट लूजेस कॉन्शियसनेस एंड मसल टोन, नो मसल मूवमेंट आर टिपिकली नोटेड and the patient will fall when they are not lying down or sitting in a chair. The seizure may be described as falling out क्योंकि postural balance नहीं रहता है। अटोनिक, टोन यानी बॉडी का टोन, मींस absence without tone। मायोक्लोनिक, मायो ने मसल, क्लोनिक है ना जर्किंग, सिंगल एंड वेरी ब्रीफ जर्क्स ऑफ ऑल मेजर मसल ग्रुप्स, बॉडी के अंदर ब्रीफ जर्किंग होंगी। पेशेंट विद दीज मे नॉट लूज कॉन्शियसनेस ड्यू टू द सीजर लास्टिंग लेस देन 3 to 4 seconds. Patient may describe the seizures as shoulder shrug or spinal chills. Myoclonic seizures may cluster and build into a generalized tonic-clonic seizure. ये आगे बढ़कर ये हो सकता है tonic-clonic seizure के अंदर तब्दील हो सकता है। Next one is the partial seizure. Simple partial, complex partial. The patient's simple अंदर क्या होगा? The patient will have a sensation or uncontrolled muscle movement of a portion of their body without a alteration in consciousness. The type of sensation of movement is dependent on the location of seizure in the ब्रेन, कौन से एरिया के अंदर ब्रेन के किस पार्ट के अंदर जो है तो सीजर, टेम्पोरल, जनरली टेम्पोरल एरिया होता है या फिर सब कॉर्टिकल एरिया होता है फ्रंटल लोब का। वहां पर क्या होता है, जिस एरिया के अंदर जो बॉडी ब्रेन के रीजन्स, जो ब्रेन के पार्ट्स जिस बॉडी के रीजन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर जब सीजर होता है तो डिपेंडिंग ऑन दैट पार्ट द बॉडी मूवमेंट में चेंज में अफेक्ट। कॉम्प्लेक्स, although the seizure is localized in the specific area of the brain like a simple partial seizure, this seizure causes an alteration in the patient's level of consciousness. यहाँ पर consciousness affect हो सकता है। Secondarily generalized seizure that starts at a simple or complex partial seizure and spread to involve the entire brain. यानी एक फोकल एरिया पे स्टार्ट होगा लेकिन क्या होगा पूरे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी ये ऐसा स्टार्ट होता है पार्शियल सीजर लेकिन ये कन्वर्ट हो गया जनरलाइज सीजर के अंदर, इसलिए इसे कहते हैं सेकेंडरीली जनरलाइज्ड सीजर। सो यू कैन सी हियर इन सिंपल पार्शियल सीजर हमने बताया था सेंट्रल सल्कस है ना, पोस्ट सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल गायरस। तो जो एरिया के अंदर जहां पर सीजर डेवलप हुआ जिस पार्ट के ब्रेन के, और वो कौन सा एरिया आपके बॉडी का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा था, जैसे लेग, ट्रंक, आर्म, फेस, अगर इस एरिया के अंदर पार्शियल सीजर अगर डेवलप होते हैं तो क्या होगा देखो, सोमैटो सेंसरी है ना, टिंगलिंग ऑफ कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब, फेस और साइड ऑफ द बॉडी, फोकल मोटर, टोनिक क्लोनिक मूवमेंट ऑफ द अपर और लोअर लिम्ब है ना, चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ग्लिमिकिंग ऑफ द फेस, देन लेड एंड आईज टर्न इनटू द अपोजिट साइड, ऑटोनॉमिक है ना, बहुत सारी चीजें के अंदर ऑटोनॉमिक रिएक्शन, ऑटोनॉमिक क्या कहेंगे, ऑटोनॉमिक रिएक्शंस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं बॉडी के अंदर, स्वेटिंग, फ्लशिंग और पैलोर है ना, एंड और एपिगैस्ट्रिक सेंसेशन, ये अलग अलग सेंसेशन। विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेस कैन आल्सो अराइज डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन, कौन सा एरिया ब्रेन का इन्वॉल्व है उसके हिसाब से जो है ये चेंज होता है। कॉम्प्लेक्स और फोकल सीजर के अंदर देखो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, कौन सा ब्रेन का पार्ट, कौन सा एरिया जो है सीजर वहां पर कौन सा एरिया प्रोड्यूस हुआ है, वो हिसाब से क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द symptoms or different types of the areas of the body can be get affected due to the area of the brain which is involved in the abnormal firing, abnormal neural. So as we discussed in generalized seizure, in the tonic phase and clonic phase है ना, tonic clonic seizure, वहाँ पर stiff, crying out, tongue bite, apnea, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, cyanosed, skin का कलर चेंज होगा, increased heart rate, tachycardia, blood pressure, hypertension, fall, labored breathing, salivation, ये सारे symptoms है। Intermittent clonic movement of the muscle, then brief relaxation involves all limbs, incontinence at end of the clonic phase, lasts for few minutes. So those are the description of tonic clonic phase, tonic clonic seizure, that is generalized epilepsy के generalized seizure के जो types हैं, grand mal epilepsy, tonic clonic phase, उसके अंदर ये सारे symptoms है, ये सारी चीजें होती है। So you can understand by observing this picture, है ना, tonic phase, contraction होगा, देखो पूरी बॉडी का क्या हुआ, contraction, then clonic phase है ना, throughout the body, पूरे muscles बॉडी के जो है अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ना, स्पाज्म हो जाएगा वहां पर, और क्या होगा, जर्किंग मूवमेंट होंगी, क्लोनिक फेज, दिस आर द टोनिक क्लोनिक फेज इन द जनरलाइज्ड सीजर्स। और एब्सेंट सीजर में देखो यहाँ पर है ना, बंदा एकदम आंखें वगैरह कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है, एकदम ऐसे गायब में चले, गुमसुम हो गया एकदम, और एकदम बाद में नॉर्मल हो गया। सो बिटवीन सीजर्स द पेशेंट इज नॉर्मल। 2 अटैक और आ रहे, 3 अटैक आ रहे हैं बीच में, तो उसके बीच में जो है ना पेशेंट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। सो देखो सिसेशन ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स, एकदम बंदा ब्लैंक हो जाएगा इन केस ऑफ अब्सेंस सीजर। सो व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, क्यों हो रहा है ना, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है सीजर ब्रेन के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा था कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ द न्यूरॉन्स है ना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज मतलब क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है,
तो आपको हमने जब डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच आर एक्ट एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, सम आर एक्टिंग एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जब इंबैलेंस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का इंबैलेंस होता है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज हो रहे हैं और इनहिबिटरी कम रिलीज हो रहा है, तो इस टाइम में क्या होगा कि कहीं पर जो न्यूरॉन्स है वो क्या होंगे, ज्यादा हाइपर एक्साइटेशन हो जाएंगे, है ना, डिफरेंट रीजंस की वजह से वहां पर कम ज्यादा हो सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो जनरली सीजर रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव एक्साइटेशन। जैसा क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सेसिव, जैसा मैंने आपसे कहा था कि न्यूरॉन्स आर दे आर क्लोजली अटैच्ड, दे आर इंटरकनेक्टेड सर्किट्स है ना, जैसे हमारे लाइन जो हम इलेक्ट्रिक लाइन डालते हैं, ब्रेन कनेक्शन करते हैं, तो डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, वैसे ब्रेन के अंदर डिफरेंट सर्किट्स है। मैंने कहा था आपसे डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट सर्किट, जैसे आपके गैलेक्सी के अंदर स्टार्स है, जैसे आपके ब्रेन के अंदर सर्किट्स है जो अपने कनेक्शन फॉर्म करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। अगर हम वो एक्टिविटी छोड़ देते हैं वो सर्किट क्या होते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, फिर अलग सर्किट बन जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो फिर से क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसलिए जब हम स्टडी करते रहेंगे तो ब्रेन उसको प्रॉपर्ली एक्टिव करेगा, लेकिन गैप पड़ने के बाद थोड़ा हमको तकलीफ होती है। ये सर्किट जो होते हैं एकदम हाइपर, इनका एक सिंक्रोनस एक्टिविटी है, उनकी एकदम कोऑर्डिनेट एक्टिविटी है। एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो सारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, पैरेलल सर्किट, रिकरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्बरेटिंग सर्किट, डिफरेंट टाइप्स हमने सर्किट के डिस्कस किए थे। अगर यहाँ पर एक न्यूरॉन एबनॉर्मल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है तो सारे के सारे सर्किट क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पर क्या होगा, स्पार्किंग होगी, ब्रेन के अंदर क्या होंगी, स्पार्किंग होंगी। और जो एरिया जिस बॉडी के पार्ट को, ब्रेन का जिस बॉडी के पार्ट को कंट्रोल कर रहा था, अगर वहां पर हाइपर एक्साइटेशन हुआ, वहां पर स्पार्किंग हुआ, तो क्या होगा, ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर जर्किंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगा और वहां पर जो है एबनॉर्मल एक्टिविटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगी। तो क्या हो रहा है, देखो मेन रीजन हाइपर एक्साइटेबिलिटी। तो याद रखो आप न्यूरोट्रांसमीटर गाबा और ग्लूटामेट, गाबा जो है इनहिबिटरी है और ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी है। सो हाइपर एक्साइटेबिलिटी क्यों हो रहा है, अल्टरेशन ऑफ आयन चैनल इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल है, सोडियम चैनल्स है, पोटेशियम चैनल्स है, कैल्शियम चैनल्स है ना। तो यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम ये इंपॉर्टेंट है जो एक्साइटेशन करते हैं। बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स है गाबा के या ग्लूटामेट के, वहां पर मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉड्यूलेशन ऑफ सेकंड मैसेजिंग सिस्टम एंड जीन एक्सप्रेशन, जो हमने जी प्रोटीन डबल रिसेप्टर के टाइम में डिस्कस किए थे। चेंजेस इन एक्स्ट्रासेलुलर आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम आयंस होते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है। अल्टरेशन इन न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म इन ग्लायल सेल्स, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक होना चाहिए था या उसका डिग्रेडेशन हो रहा था, नहीं होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, वहां पर क्या होगा, फिर हाइपर एक्साइटेशन होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ द रेशियो एंड फंक्शन ऑफ इनहिबिटरी सर्किट्स, लोकल न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस, है ना। देखो ग्लूटामेट, गामा अमाइनोब्यूटिक एसिड, गाबा, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन, जिसके अंदर जो एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी है, इनका क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट में लीड्स टू द डिफरेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स आर अवेलेबल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सीजर्स और epileptic disorders? Blood test, EEG, है ना, electroencephalogram, neurological examination, scanning, है ना, CT scan, computed tomography, magnetic resonance imaging, MRI, functional MRI और positron emission tomography, that is PET. Those are the techniques which are, those are the methods which are available for the diagnosis of epilepsy. बहुत थोड़ा difficult होता है स्टार्टिंग में, पता नहीं किस वजह से इसको सीजर आए हैं, ये एपिलेप्टिक सीजर है या किसी और रीजन की वजह से, हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से या किसी और वजह से फिट्स आए इसको, तो डायग्नोसिस, फिर ये पूरा डायग्नोसिस होने के बाद पता चलेगा कि एपिलेप्टिक सीजर है, तो फिर नॉर्मल ईईजी है और तब जनरलाइज सीजर एपिलेप्सी ईईजी। यहाँ पर देखो कैसे इसके वेव्स जो है और यहाँ पर इसके वेव्स देखो कितना डिफरेंस है। दिस इज द टेक्निक ऑफ डायग्नोसिस ऑफ सीजर। सो व्हाट मस्ट बी द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द फार्माकोथेरेपी ऑफ एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होना चाहिए, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर। अगर ड्रग हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होना चाहिए, there must be a reduction in the frequency of seizure, और दूसरा improve the QOL, quality of life of the patient. So one must consider the different factors of anti-epileptic drugs. बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो एडवर्स इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए, है ना। रिस्क बेनिफिट रेशियो देखकर ड्रग ट्रीटमेंट सिलेक्ट करना, ऐसे ड्रग्स सिलेक्ट करना जिसके एडवर्स रिएक्शन कम हो। मोनोथेरेपी देना, एक ही ड्रग देना, ताकि जो है तो ज्यादा ड्रग, जितने ज़्यादा ड्रग रहेंगे ड्रग इंटरेक्शन होगा। टाइम टू टाइम जो है उसका थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते रहना। और उसके बाद में जो है तो बहुत सारे ड्रग्स है जो रिनल फेलियर करते हैं, बहुत सारे ड्रग जो है तो आपका हेमोपेटिक सिस्टम है उसका जो है तो डिप्रेशन करते हैं। तो टाइम टू टाइम ब्लड कॉन्सेंट्रेशन चेक करते रहना, डिफरेंट एंजाइम्स का डिफरेंट आपके ब्लड टेस्ट करते रहना, रिनल फंक्शन टेस्ट करते रहना, ये सारे जो है ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ड्रग ट्रीटमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग थेरेपी for the anti-epileptic drug therapy is very important. So general approach for the treatment, then beginning with monotherapy, एक सिंगल ड्रग से स्टार्ट करो। More episodes of seizure